हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिंद चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ यूपीएससी, ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटी का सिलेबस हम पूरा करवा रहे हैं। अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और आज हम आपके समक्ष राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन देखिए, पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। तो इसका सही आंसर है उत्तर नंबर ग, यानी कि 9। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। प्रश्न पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। ऑप्शन देखिए, पहला है 343(1), दूसरा है 343(2), तीसरा है 343(3) और चौथा है 344(1). तो इसका सही आंसर है पहला, यानी कि 343(1). अगला प्रश्न है हमारे सामने, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है। प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है। ऑप्शन देखिए, 120, दूसरा है 210, तीसरा है 343 से 351 या सभी। तो इसका सही आंसर है हमारे पास घ, यानी कि सभी। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन है हमारे सामने 1976, दूसरा है 1955, तीसरा है हमारे पास 1950, चौथा है 1963। तो इसका सही आंसर है ख, यानी कि 1955। अगला प्रश्न है, धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। पूछ रहा है, धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। ऑप्शन देखिए, पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16। तो इसका सही आंसर है ग, यानी कि 14। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न पूछ रहा है, राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन देखिए, पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। तो इसका सही आंसर है घ, यानी कि 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। प्रश्न है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। ऑप्शन है सामान्य आदेश, दूसरा है संकल्प, तीसरा है संविदाएं और चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर है घ, यानी कि सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है करार, दूसरा है प्रेस विज्ञप्तियाँ, तीसरा है निविदा सूचना या चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण और सर्वसाधारण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन है, पहला गृह, दूसरा है विदेश, तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और चौथा है सूचना एवं प्रसारण। तो इसका सही आंसर है गृह। अगला प्रश्न है, किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये पूछ रहा है कि किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। तो ऑप्शन है राजभाषा नियम 1976, दूसरा है राजभाषा अधिनियम 1963 और तीसरा है राजभाषा संकल्प 1968, चौथा है अनुच्छेद 343। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि राजभाषा संकल्प 1968। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। ये पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है हिंदी अथवा अंग्रेजी और चौथा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो इसका सही आंसर है घ, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों होने चाहिए।
अगला प्रश्न है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की किस वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? प्रश्न है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की किस वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए हमारे पास, पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 1। तो इसका सही आंसर है 2, केवल 2 होने चाहिए, बैठक होनी चाहिए वर्ष में। अगला प्रश्न है, विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए? ये पूछ रहा है कि विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, पहला है 50%, दूसरा है 100%, तीसरा है 30% और घ है 75%। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही है, यानी कि 30%। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर कार्यालयों को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जाता है? ऑप्शन है, पहला है 80%, दूसरा है 100%, ग है 50% और घ है 75%। तो इसका सही आंसर है पहला, यानी कि 80% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला है 7वां, दूसरा है 6ठा और तीसरा है 5वां और चौथा है 8वां। तो इसका सही आंसर है 6ठा, यानी कि 6वां। अगला प्रश्न है, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी को पता ही होगा, फिर भी ध्यान से सुनिए, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 सितंबर, दूसरा है 14 अगस्त, तीसरा है 14 सितंबर और घ है हमारा चौथा, यानी कि 14 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था? यानी राजभाषा विभाग का जो गठन है वो कब किया गया था? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है हमारे पास 1975 में, दूसरा है 1963 में, तीसरा है 1968 में और या चौथा है 1950 में। तो इसका सही आंसर है 1975 में किया गया था गठन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? पहले हमारे पास प्रश्न था कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल नहीं है वो बताइए। तो ऑप्शन देखिए, पहला है हमारे पास मैथिली, दूसरा है सिंधी, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है नेपाली। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी जो है वो हमारी 8वीं संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ये प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ऑप्शन है 351, दूसरा है 343, तीसरा है 344 और चौथा है यानी कि 350। तो इसका सही आंसर है 351 में अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है? ये ध्यान से सुनिएगा, इसमें पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है? तो ऑप्शन है, पहला 3 और 4, दूसरा है 4 और 5, तीसरा है 6 और 7 और चौथा है 7 और 8। तो इसका सही आंसर है ग, यानी कि 6 और 7। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित किया गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1987, दूसरा है 2007, तीसरा है 2011 और घ है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपके सामने 1987, 2007, 2011, तो ये सभी जो हैं इसमें 1976 को संशोधित किया गया था राजभाषा नियम में। अगला प्रश्न है, हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? इसमें पूछा गया कि कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, पहला है 1, 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसमें कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए, इसका सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? पूछ रहा है, कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए, पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 1। तो इसका सही आंसर है 4 बैठकें होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है? तो ऑप्शन है 344, दूसरा है 343, तीसरा है 345 और चौथा है 346। तो इसका सही आंसर है क, यानी कि 344 समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में पात्रादि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? ऑप्शन देखिए, नियम 2, दूसरा है नियम 3, तीसरा है नियम 4, पांचवा है नियम 5। तो इसका सही आंसर है घ, यानी कि नियम 5। अगला प्रश्न है, हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसमें पूछा कि गैर सरकारी, तो ऑप्शन है इसका पहला 14, दूसरा 15, तीसरा 13 और चौथा है 12। तो इसमें कम से कम 15 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए अधिकतम। अगला प्रश्न है, हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न है, हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन है हमारे सामने 3 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 1 वर्ष या चौथा है 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है पहला, यानी कि 3 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास पहला 20, दूसरा 50, तीसरा 10, चौथा है 100। तो इसमें जो ग आंसर है वो सही है, 10 कार्यान्वयन राजभाषा समिति का गठन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? यानी कि संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें जो पहली भाषा है वो कौन सी है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, पहला है असमिया, दूसरा है बंगला, तीसरा है उड़िया और चौथा है हिंदी। तो इसमें जो है असमिया इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? ये पूछ रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें से राजभाषा का संदर्भ मिलता है? उत्तर देखिए, पहला है हमारे पास भाग 5, दूसरा है भाग 6, तीसरा है भाग 17 या घ सभी। तो इसमें जो हमारा घ आंसर है सभी होना चाहिए, यानी कि भाग 5, भाग 6, भाग 17 सभी होना चाहिए। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आ रही है तो हम अगला पार्ट जल्दी लेके आएंगे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। शुक्रिया।